हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका FY BCom यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वाले सेमेस्टर में पुणे यूनिवर्सिटी वालों। हम आज देखने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट। एंड मार्क माय वर्ड्स बच्चों, आप अगर क्लास अभी आप फर्स्ट डे पे हो और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लास्ट वाले डेट तक ऐसे ही कंसिस्टेंट मेरे साथ स्टडी करते रहो, तो आप साइंस से भी अगर बिलोंग करते हो तो ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा फॉर श्योर, गारंटेड, कोई डाउट ही नहीं उसमें। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये कि आपके मन में अगर डाउट होगा कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो। कॉमर्स में हो तो थोड़ा कंफर्ट जोन लगता है, कोई टेंशन नहीं है, कॉमर्स वाले ही है तो हमें अकाउंट्स थोड़ा तो भी पता है। दूसरा, साइंस वालों को तो डर होता है अकाउंट्स का, तो हमें ए भी नहीं आता, हम क्या करें। डोंट फियर इफ के इज नियर। बच्चों में पूरा जीरो से सिखाने वाला हूं। दूसरी चीज, जो कॉमर्स से है उनको ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट को कि हमें सब कुछ आता है। ये बहुत बड़ा वहम है। ये बहुत बड़ा वहम है कि हमें सब कुछ आता है। आपको रियलाइज हो जाएगा धीरे धीरे। मैं कभी क्वेश्चन गूगली डाल दूंगा ना क्वेश्चन, तो आपको समझ जाएगा कि हम कितने पानी में है और हम कितने हवा में है, जो भी है। तो भाई, आपको आता है या नहीं आता। मैं ना आपको अंडर एस्टिमेट, ना आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, ना ओवर मोटिवेट करना चाहता हूँ। बस आप जहां पे भी हो, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। मैं आपको जो जो नॉलेज देते जाऊंगा टाइम टू टाइम, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। बच्चों, याद रखो कि एज इफ आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, हर चीज नई है, हर वर्ड नया है, यही समझ के मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा। ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन सबसे बड़े यही रहेंगे पूरे कोर्स के दौरान। अगर आप ये कोर्स बाय कर रहे हो तो मुझे अटेंडेंस आपका फुल होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं अटेंडेंस नहीं होगा तो क्या करोगे वगैरह, ऐसी वाली पनिशमेंट वाला मैंने नहीं सोचा। बच्चों, आप छोटे नहीं हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो सिंसियरिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। बस रेगुलरली लेक्चर करो तो सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। 1 आवर पर डे अपना जो भी लेक्चर रहेगा अकाउंट्स का, 45 मिनट्स, 1 आवर, वॉट एवर द टाइम इज। बट मेक श्योर अगर आप ये लेक्चर्स अटेंड करो तो आप इवन सेल्फ स्टडी ना भी करो। सेल्फ स्टडी तो करना चाहिए एग्जाम के पहले, तो भी एटलीस्ट सेल्फ स्टडी तो बनता है बॉस। बाकी सब एक तरफ और सेल्फ स्टडी एक तरफ। बट फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी ना करो तो भी याद रखो बच्चों, 100% आपका पासिंग तो हो ही जाएगा। अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, पासिंग नहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इवन तो आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो। लेकिन अगर मेरे साथ साथ जो मैं आज पढ़ाता हूँ एवरी डे आप डेली बेसिस पे अगर आप सेल्फ स्टडी भी करो, घर से भी पढ़ो, तो डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि यस, हमें पूरे के पूरे मार्क्स लेना है। थ्योरी सब्जेक्ट में मेनी टाइम इट हैपेंस कि यार कितना भी लिख लो, कितने भी पेजेस पढ़ लो, लेकिन मार्क्स तो मिलते ही नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट में तो सब साइंस पे होता है, सर कितने पेजेस हुए, 2 पेजेस हुए, 3 पेजेस हुए, सब कुछ उस पे होता है, हमें तो ज्यादा लिखते आता ही नहीं। ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन डोंट वरी एट ऑल, ये सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बस आपको रेगुलरली अटेंड करना है। ठीक है, सो बच्चों, हमारा जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस सेमेस्टर नंबर 1 का, जो 4 चैप्टर्स से बना हुआ है, 4 चैप्टर्स है उसमें, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो है रिलेटेड टू पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब ये पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या होता है? बेसिकली बच्चों, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो भाई लोगों के पैसे तो देने पड़ेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक वालों को बैंक से लोन लिया है, उनको बोल सकता हूँ कि अरे यार मेरा बिजनेस बंद हो गया, काय का लोन, अभी जाओ जाओ पैसे छोड़ दो, भूल जाओ पैसे। बैंक भूलेंगे? डेफिनेटली नहीं। बैंक तो हमें चुन चुन के पैसा वसूल करेंगे, चुन चुन के हमें निचोड़ के पैसा वसूल करेंगे। बैंक हमें छोड़ने वाले नहीं है। अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस की प्रॉपर्टी पूरी बेच दो, और बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा यूटिलाइज करके हमें पैसा चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? बैंक वाले बोल रहे हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। जो जो लोगों को हमसे, मतलब हम बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो जिन जिन लोगों को पैसा देना है, सब लोग क्या बोल रहे हैं? भाई तेरी प्रॉपर्टी बेच बिजनेस के लिए, हमें तो पैसा चाहिए। ओके, और यही होता है रियलिटी में। तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये जो सीरीज है, सेकंड चैप्टर, इसमें हम यही देखने वाले हैं बच्चों कि ओवरऑल बिजनेस बंद करने के बाद जो कैश आती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सीरीज नंबर 3 जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसका ही दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चों, 11th में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो भी डोंट वरी, सीखा होगा तो अच्छी बात है। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या?
हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। गाइज अगर आपका बेसिक नहीं हुआ है तो डोंट वरी, आपके लिए मतलब ये तो मैं जीरो से सिखाने वाला हूँ। इन एडिशन टू दिस केकेसीए जल्दी ही, मतलब हम जल्दी ही एक बेसिक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अकाउंट्स के लिए। मतलब वो सबके लिए बना हुआ रहेगा। कोई भी स्टूडेंट जो अकाउंट सीखना चाहता है, जो लर्नर सीखना मतलब लर्नर स्टूडेंट है, आइदर 11th में एंट्री किए है या फिर ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हैं, पहले कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था, या फिर कोई भी पर्सन, कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन जिसको अकाउंट सीखना है, उनके लिए बेसिक कोर्स हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। आप वो भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपका सब कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, बैक टू अवर पॉइंट। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बेसिकली बच्चों, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, उसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं शॉप में गया, ठीक है, माइक परचेस करने। माइक किस लिए? अरे डोगलू, तुमको पढ़ाने का है तो माइक लगेगा ना, कैसे बोलूंगा मैं, मेरा आवाज कैसे आएगा तुमको, तो माइक तो लगेगा। मैं गया माइक लेने। सो शॉप में मैंने बहुत सारे माइक चेक किए, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। फाइनली एक माइक पसंद आया। मैंने बोला भाई कितने का है? इसे 10,000 का है। मैंने बोला ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10,000 का माइक है। सो माइक लिया, 10,000 दिया। सो देखो बच्चों, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ। ये ट्रांजैक्शन हुआ ना कि मैंने माइक परचेस किया है, ये एक ट्रांजैक्शन है। और ये ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो गए। कैसे दो इफेक्ट हुए? मेरे पास क्या आया बच्चों? माइक। और मेरे से क्या गया? कैश। तो एग्जैक्टली इसी को तो मैं बोल रहा हूँ, दो इफेक्ट होते हैं। कुछ हमारे पास आता है या कुछ हमसे जाता है। माइक आया, कैश गया, ये हो गए दो इफेक्ट। और इवन हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेलर था ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो उससे माइक गया और मैंने उसको कैश दिया, राइट। सो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। लेकिन जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट नहीं दिखाए जाते, उससे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारा सीरीज नंबर 3 है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसमें मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा खासा वेटेज भी इसका, वेटेज कितना है क्या है, मैं टाइम टू टाइम बताते रहूंगा बच्चों। अगर मैंने आज ही सब कुछ वेटेज बता दिया तो आप डिसाइड कर लोगे ये चैप्टर करना है क्या नहीं करना। ऐसा माइंड में कुछ मत रखो, ब्लैंक माइंड रखो, जस्ट एक्सेप्ट करो जो भी चल रहा है। हमें सीखना है, सिर्फ एग्जाम नहीं देना। अगर सिर्फ पास होना है बच्चों आपको एग्जाम में, अगर आपको नॉलेज नहीं लेना है तो आप गलत जगह पे आ चुके हो। केकेसीए इज नॉट मेंट फॉर एग्जाम। अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए हम मैराथन बैच भी लेते हैं, जिसमें शॉर्ट टाइम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप अगर यहाँ पे रेगुलर बैच में आए हो तो इट इज एज्यूम्ड कि आप नॉलेज लेने के लिए आए हो। ठीक है, आगे लास्ट चैप्टर सीरीज नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों, वन नेशन वन टैक्स आपने सुना ही होगा। मोदी जी ने चल रहा था भाई जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है। फाइनली 2017 आई थिंक 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया गया पूरे इंडिया में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये टैक्स तो बहुत बड़ा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक बहुत बड़ा है। लेकिन हमें टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। मतलब हमें डिटेल में नहीं सीखना, हमें बस ओवरऑल व्यू देखना है कि जीएसटी लॉ क्या होता है, जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। ये इंट्रोडक्शन हम सीरीज नंबर 4 में देखेंगे। सो बच्चों, ओवरऑल ऐसे मैंने 4 सीरीज मतलब 4 चैप्टर के बारे में बताया। तो अब हम आज का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक याद दे दूं, सीरीज मतलब होता है चैप्टर और एपिसोड नंबर होता है लेक्चर। मतलब चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 जैसे आप बोलते हो ना, उसे बोलते हैं सीरीज नंबर 1 का फर्स्ट एपिसोड। ठीक है, सो फर्स्ट सीरीज बच्चों, सीरीज का नाम क्या देखो? अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंट्स। अरे बाप रे, टॉपिक का नाम ही इतना बड़ा है कि बाप रे, इसमें ही सप्लीमेंट लग जाए। अंदर टॉपिक के अंदर तो क्या क्या होगा। डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। जस्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। बस तन मन और धन तीनों जरूरी है लेक्चर में। नहीं, धन तो बाद में दे देना, पहला लेक्चर कोई जल्दी नहीं है। लेकिन फिलहाल तन और मन लेके आप लेक्चर में बैठ जाना। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है बच्चों कि ऑनलाइन में कुछ नहीं समझता। ऑनलाइन तो नाम से ही बदनाम हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन मतलब वेस्ट ऑफ मनी, कोई सिखाता नहीं, कोई समझता नहीं। नाउ दिस इज द टाइम, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपको दिखाना है कि हम ऑनलाइन सीख के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। एक हाथ से टाली तो नहीं बजने वाली, दो हाथ लगते हैं टाली के लिए। सो बच्चों, हम तो अपना बेस्ट देंगे, लेकिन आप भी आपका बेस्ट कर दो। 100% लेक्चर अगर अटेंड करो अटेंशन से, मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी लेक्चर देख रहे हो, अगर आप कंटिन्यूअसली प्रॉपर लैपटॉप के सामने बैठे हो हेडफोन डाल के, बाकी दुनिया से अगर आपका कोई वास्ता नहीं तो डेफिनेटली आपको समझेगा ही समझेगा। ठीक है,
सो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। आज इसका एपिसोड नंबर 1 है और फर्स्ट एपिसोड क्योंकि बेसिक है तो बेसिक के हिसाब से मैं आज कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आपके सामने लेने वाला हूं, ठीक है। तो लेट्स सी बच्चों, करते हैं शुरुआत। कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आज कवर करेंगे। सो लेट्स सी, यस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बेसिकली इसका मीनिंग भी हमें सब कुछ, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, लेकिन पहले दिन अगर आप भाग जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर मैंने कुछ हेवी सिखा दिया, ज्यादा हेवी डोज हो गया, तो पहले दिन आपको एक तो अकाउंट्स डिफिकल्ट लगेगा, मेरा टीचिंग अच्छा नहीं लगेगा, और तीसरा आप भाग जाओगे। ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे हिसाब से लूंगा। बच्चों डोंट वरी, सिलेबस पूरा कवर होगा, हर पॉइंट हर पेज कवर होगा, बस सिस्टम थोड़ा मैं आपके इजी जाने के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के हिसाब से। पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन स्टार्ट करना, ओके। यस, अभी तो आपको लिखने का पार्ट नहीं है, आपको इसका नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा बच्चों, टाइम टू टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन में आ गए क्लास को तो आप ऑफलाइन में नोट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन में भी आपको प्रिंट वगैरह तो मिलने वाली लेक्चर के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, हम ऑनलाइन में है तो ऐसा कोई टेंशन मत लो, आपको हर चीज टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ओके। सो गाइज, सबसे पहली कंसेप्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में, वो है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, ओके। ओके, अब ये मनी मेजरमेंट है क्या एग्जैक्टली, पहले समझ लेते हैं। मनी, अरे अपना सपना मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी, किसको पता नहीं मनी, ऐसा कोई है नहीं। मेरे सामने जो लेक्चर में बैठा हुआ है ऐसा, ये स्टूडेंट सामने, यस आपकी बात कर रहा हूं मैं, 101% आपको मनी तो पता ही है, लेकिन मनी मेजरमेंट क्या होता है ये हम देखते हैं। बच्चों, बिजनेस में डे टू डे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं किसी शॉप में गया और मैंने माइक परचेस किया, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस कैसे किया कि मैंने 10,000 का माइक परचेस किया, तो मैंने जो ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस किया वो कैसे किया, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में बताया ना। सीधी सी बात है बच्चों, आप अगर मान लो कि आप टू व्हीलर लेके आए, आपको टू व्हीलर ले दिया पापा ने बर्थडे गिफ्ट, या फिर जो भी है कि भाई चलो अभी बेटा ग्रेजुएशन में जा रहा है तो बाइक लेकर दी आपको, पहले बात तो जो भी फ्रेंड को आप दिखाने जाओगे हवा तो करोगे ही, मैंने गाड़ी ली, अरे हवा तो करोगे, लेकिन सामने वाला पूछेगा पहले बात तो कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, क्या है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भाई कितने में ली। एक्चुअली वो पूछा गलत जाता है हमारे लैंग्वेज में, कितने में गिरी, अरे काय को गिरी भाई, नई नई गाड़ी गिरी हुई, पूछ रहा कितने में गिरी, कितीला पडली, ठीक है। वॉट एवर द फॉर्मेट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज, कंक्लूजन क्या है, क्या पूछा जा रहा है, प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है। सो पैसे में ही सब बात होती है भाई, ठीक है। सो अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनी में मेजरमेंट किया जाता है, और अगर ट्रांजेक्शन मनी में मेजर करने जैसा हो तो ही वो अकाउंटिंग में दिखाया जाता है। अगर ट्रांजेक्शन आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, समझ लो वो अकाउंटिंग में नहीं आने वाला। बच्चों, आज के डेट में तो सब कुछ मनी में एक्सप्रेस होता है, माँ बाप के सिवा, घर के सिवा, परिवार के सिवा, हर चीज आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो। और वंस अपॉन अ टाइम, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, तब बार्टर ट्रांजेक्शन होता था। बच्चों, आप में से किसी को पता है बार्टर ट्रांजेक्शन क्या होता है? Yes, sir. बोलो। Goods in exchange of goods. वेरी नाइस, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है भाई। जब पैसा नहीं था, करेंसी नहीं थी, तब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल भाई मेरी खेती है, मेरी खेती में पोटैटो आ गए, ठीक है। सो मेरे खेती का आउटपुट है पोटैटो, और आपके खेती का आउटपुट है टोमेटो। तो सीधी सी बात थी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पोटैटो दूंगा, 5 kg फॉर एग्जांपल पोटैटो दे दिए, और मैंने बोला उसके बदले मुझे टोमेटो चाहिए, और उसके बदले आपने मुझे टोमेटो दे दिए। तो मैंने आपको क्या दिया, एक गुड्स दिया, कोई चीज दी, उसके बदले आपने मुझे कोई चीज दी। सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी।
अगर इस ट्रांजैक्शन में आपको पूछा जाए कि पोटैटो का रेट क्या था, पोटैटो का रेट क्या था, तो वी डोंट हैव एनी आंसर, नहीं पता भाई क्या रेट था। या पोटैटो का भी पूछा पोटैटो का रेट क्या था, तो उसका भी कोई आंसर नहीं है, नहीं पता भाई उसका रेट क्या है। हमने तो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया, बराबर। तो ये जो एक्सचेंज हुआ बिना पैसे के, इसे बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। सो मनी, ये जो ट्रांजैक्शन है अगर ये हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री करेंगे ही। ओके, सो मनी मेजरमेंट, ये ऐसा ये कंसेप्ट बोलता है ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मनी हैज टू, मनी मतलब बच्चों जरूरी नहीं कि रुपीज में ही हो, आप जो भी करेंसी, जो भी कंट्री में बिलोंग करते हो वहां पे जो भी करेंसी है उसमें एक्सप्रेस करो। अगर मैंने बोला कि $100 का मैंने लैपटॉप लिया, तो डॉलर ही सही है, रुपीज है, मतलब मनी है ना, दैट मीन्स ये मनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, और ये हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और अगर हम मनी में मेजर कर सकते हैं, इट मीन्स हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब अकाउंटिंग में लिख के रख सकते हैं, हिसाब में लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये पॉइंट आया क्यों, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये तो आपको समझ गया, हर ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस किया जाता है, बराबर। लेकिन सवाल ये है कि वो तो नॉर्मल है ना सर, मनी में एक्सप्रेस करते तो यहाँ पे दिया क्यों। बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है बिजनेस से रिलेटेड जो मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आज भी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, मेरा जो स्टाफ है ना भाई एकदम स्किल्ड है, चिल्ड नहीं रे, स्किल्ड 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 एम्प्लॉइज है। मान लो कि हमारी टीम जो है 5 to 10 एम्प्लॉइज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जितने भी एम्प्लॉइज है एकदम स्किल्ड है, टैलेंटेड है, काम के लिए डेडिकेटेड पर्सन है। तो अभी उनका स्किल, मेरे पास मान लो कि आदमी है जो स्किलफुल है, अब उसकी स्किल की वैल्यू में रुपीज में कैसे एक्सप्रेस करूं यार। ये 2 लाख स्किल्ड है, 2 लाख क्या स्किल्ड है, ऐसे कभी होता है क्या रुपीज में, नहीं होता है। किसी की मेहनत, कोई स्किल इन टर्म्स ऑफ मनी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंटिंग में स्किल्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की जो स्किल है, मतलब देखा जाए तो बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, एम्प्लॉय की पावर, एम्प्लॉय का स्किल। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हम ये इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए ये अकाउंटिंग में नहीं आएगा, अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं। ठीक है, सो ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट है बिजनेस कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी। ओके, अब ये बिजनेस एंटिटी क्या होता है, बेसिकली मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, उससे एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये मैं हूं, हाँ इतना पतला नहीं हूं मैं, समझ रहा हूं, लेकिन भाई ड्राइंग मेरी पतली तो समझ जाओ, भावना समझो, भावना, ड्राइंग पे मत जाओ। ये मैं हूं, ये मेरा ये मेरा क्लास है, और यहाँ पे पार्टी नहीं चल रही है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। सो ये हूं मैं, के कुणाल कटारिया, और ये है मेरा एकेडमी, के कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, अब ये दोनों देखा जाए तो बिजनेस में, मतलब क्लास में, एजुकेशन में जितने भी पैसे लाए हुए मैंने लाए हुए, ठीक है। आई एम 100% ओनर ऑफ के, पूरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और जो भी फीस मिलती है इन्वेस्टमेंट करके, जो भी फीस मिलती है वो भी पूरी मेरी ही इनकम है। ओके, उसमें कोई दूसरा पर्सन नहीं है, पूरा बिजनेस मेरा है, पूरा इनकम भी मेरा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अकाउंट से मानने को तैयार नहीं, अकाउंट से मानने को तैयार नहीं कि ये चीज मेरी है। अकाउंट्स क्या बोलता है, तू अलग और तेरा बिजनेस अलग। अकाउंट्स बोलता है के और के सीए दोनों एक हो ही नहीं सकता, नेबर। के एक इंडिविजुअल पर्सन है और के सीए एक बिजनेस है, दोनों चीजें अलग है, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ओके, मतलब मानो कि अभी मैंने अभी जस्ट ये नया ब्लेजर लिया, चलो घूमने जाना था, शादी के लिए ले लिया, शादी के लिए लिया, जब ये खर्चा मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। और मैंने यही ब्लेजर लिया जस्ट फॉर माय प्रोफेशनल पर्पस, मैंने क्लासेस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए परचेस किया। नाउ दिस इज बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड नॉट माइन। तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो ये बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा।
बच्चों हम जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, फिर अभी तो आप एफ वाई बी कॉम में हो, एफ वाई एस वाई टी वाई वॉट एवर आप जितना भी एजुकेशन लेने वाले हो, हम हमेशा अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस का, किसी पर्सन का नहीं। याद रखो, हम हमेशा बिजनेस का ही अकाउंटिंग करते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंटिंग नहीं करते। ओके सो अगर अगर बिजनेस में से पैसे निकाल के, बिजनेस में से पैसे लेकर गया मैं कुछ पर्पस के लिए, और मैंने कुछ प्राइवेट एक्सपेंस कर लिया, प्राइवेट एक्सपेंस किया मेरे पर्पस के लिए, कोई स्पेशल पर्पस व्हाट एवर, तो इसे अकाउंटिंग में बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोले तो चित्रकला वाली नहीं, यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा लेके जाना, इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और अगर मैंने मेरे बिजनेस में कुछ पैसा लाया, कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया, कैश लेकर आया मैं बिजनेस में, तो इसे बोलते हैं कैपिटल, इसे बोलते हैं कैपिटल। और क्योंकि दो लोग अलग है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और दूसरा इसको नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट एंटिटी है ये बताया जा रहा है। ठीक है, सो अब देखो, मैंने अगर मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बच्चों आप मुझे बताओ मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? एसेट मतलब प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी बोले तो कर्जा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने मेरे क्लासेस में फॉर एग्जांपल केकेसीए में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये 10 लाख रुपए मेरे लिए प्रॉपर्टी है या लायबिलिटी? अरे भाई बोलो, कुछ बोलो जरा। इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? क्या क्या? business की liability का ओके, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। यस गाइस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो ये बिजनेस के लिए, और मैंने आपको पहले ही बोला हम अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है लायबिलिटी। देखा जाए तो मेरा ही पैसा है, मेरा ही पैसा है, और मैंने मेरे ही इंस्टीट्यूशन में केकेसीए में इन्वेस्ट किया है, फिर भी बुक्स में केकेसीए का जब अकाउंटिंग देखेंगे ना, तो ये जो कैपिटल रहेगा, कैपिटल ये लिखा रहेगा लायबिलिटी साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग। और लायबिलिटी इसलिए बच्चों, मैं अभी मान लो मैं क्लास हूं, मैं केकेसीए हूं, मैंने ओनर से पैसा लिया, ये मेरे लिए लायबिलिटी है ना, ओनर को पैसा वापस देना पड़ेगा, प्रॉफिट वगैरह देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में दिखाया जाता है। ठीक है, सो अगर ओनर बिजनेस में से सपोज कैश लेके जाएगा बिजनेस पर्पस के लिए, क्या सॉरी, अगर ओनर बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए एक तो कैश लेकर जाएगा, या फिर गुड्स लेके जाएगा, कोई प्रॉपर्टी लेके जाएगा, और जो भी लेके जा रहा है, हम तो एक है नाम लिखेंगे हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट। अरे यार, ये ड्यूअल सीम ऐसा कुछ सुना है, ये ड्यूअल कंसेप्ट क्या है बच्चों? ड्यूअल सीम मतलब जिसमें कितने कार्ड होते हैं? 2 कार्ड। ड्यूअल का मतलब ही 2 है ना, तो सीधी सी बात है, अगर 2 कार्ड वाला ड्यूअल कंसेप्ट, सॉरी ड्यूअल सीम होता है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट में भी 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया बच्चों, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, all business transactions, all business transactions have, sorry, have 2 effects। हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें होता क्या है बेसिकली, हाँ, द बैलेंस शीट, क्या बोला इन्होंने, द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट भी अगर आप देखें, बैलेंस शीट हम देखने वाले फ्यूचर में, सो उसमें बैलेंस शीट का जो राइट हैंड साइड होता है, बिजनेस में बैलेंस शीट बनी जाती है। बैलेंस शीट मतलब क्या? अगर मुझे देखना है कि मेरे पास कितना प्रॉपर्टी और कितना लोन है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनवाया जाता है जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है,
अब हम्म, ओके। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा, कुछ बच्चों बैलेंस शीट देखी होगी आपने बचपन में जब आप छोटे थे। अरे हाँ, 11 में आप छोटे थे ना, बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए। बैलेंस शीट के एक साइड में होता है एसेट, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होती है लायबिलिटीज। एसेट मतलब सीधी सी बात है, जो बिजनेस को लेना है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, किसी से पैसा लेना है, या वी कैन से बिजनेस की प्रॉपर्टी है। सो ये एसेट साइड होती है। और लायबिलिटी साइड में बिजनेस, अगर हम बिजनेस है और हमें अगर किसी को पे करना है, कर्जा है, तो वो होता है लायबिलिटीज। ठीक है। तो बेसिकली लायबिलिटी में दो आइटम हमेशा फिक्स आते हैं। एक होता है फर्स्ट वाला कैपिटल, और दूसरा होता है अदर लायबिलिटीज। सीधी सी बात है ना यार, अगर मुझे पैसा देना है तो एक तो ओनर को देना है, तो दूसरे किसी को देना है। सो ओनर को अगर पैसा देना है, ओनर से अगर पैसा लिया, तो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। सो ये आएगा कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सब अदर लायबिलिटीज। फिर सपोज हमने बैंक से लोन लिया, सप्लायर को पैसा देना, बाकी ये जो भी सिचुएशन है वो सब अदर लायबिलिटी में आएगा। ठीक है। और इसका टोटल बन जाएगा लायबिलिटीज। सो मैंने जैसे आपको बताया कि ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हर हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और उसका टोटल हमेशा मैच होता है। उसी कंसेप्ट पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया। देखो बच्चों, ये टोटल मैच होती है हमेशा। बैलेंस शीट नाम ही क्या है, बैलेंस शीट, जो बैलेंस होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल आने सेम आने के लिए बच्चों देखो, राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड क्या है, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज ना। तो उससे एक फॉर्मूला बन गया है यार, दिख रहा है यहाँ कलर, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। या फिर अदर नहीं लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। ओके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही बोलता है बच्चों कि दोनों साइड मैच होने चाहिए, और दोनों साइड मैच होने के लिए ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अगर ये हुआ तो ही हम बोल सकते हैं दोनों साइड टैली है और ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4, 3 का आंकड़ा शुभ नहीं रहता ना। और एक कंसेप्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाली। फोर्थ कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ओके। ओके बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करें, पीरियोडिसिटी मतलब ऐसा पीरियड जितने के जो पीरियड के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पीरियोडिसिटी मतलब ऐसा पीरियड, ऐसा अकाउंटिंग पीरियड जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, पीरियोडिसिटी। और नॉर्मली पीरियोडिसिटी होती है ईयर। पीरियोडिसिटी होता है ईयर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईयरली बनाए जाते हैं। और ईयर कब एंड होता है इनका, यस, 31 मार्च को अगर खत्म होता है, इसी का मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किया जाता है। ये होता है पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी मतलब जितने पीरियड के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। तो नॉर्मली मान लो अगर इस साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 15 अक्टूबर को,
तो इस साल तो 15 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, इसके आगे जाना पड़ेगा। इसके पहले थोड़ी ना कुछ था, प्रॉफिट नहीं था, परचेस नहीं था, सेल नहीं था, कुछ नहीं था। सो फर्स्ट ईयर 15 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ये रहेगा पीरियोडिसिटी। मतलब फर्स्ट ईयर में पूरा 12 महीने होना जरूरी नहीं है, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया वहां से लेकर ईयर के एंड तक ये होता है पीरियोडिसिटी। ठीक है। और बिजनेस क्लोज होते टाइम ऐसा भी हो सकता है ना, 15 अक्टूबर को बिजनेस क्लोज हो गया, सो ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को और बिजनेस बंद हो गया 15 अक्टूबर को, तो ये रहेगा पीरियोडिसिटी। बट नॉर्मली क्लोज के केस का भी याद इतना ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओपनिंग वाला याद रखना, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस साल में पूरा 12 महीने का ही साल होता है, इट इज नॉट नेसेसरी। सो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया वहां से लेकर 31 मार्च तक उतने पीरियड के लिए, उतने पीरियोडिसिटी के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन रख सकते हैं, इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ओके। अब ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्यों आई है, मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों आई है, ये देख के हम बच्चों रुकेंगे आज। हाँ, बेसिकली ये सबसे पहले तो ये कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूवल सिस्टम पे मेंटेन करने पड़ते हैं। अब नया सवाल आ गया, ये एक्रूवल क्या होता है? अरे बच्चों, इसका जवाब आपको इस नहीं नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो एक्रूवल कंसेप्ट मतलब शॉर्ट में ऐसा कि इस साल का एक्सपेंडिचर इसी साल में लिखो, अगले साल का अगर कुछ खर्चा मैंने पेड कर दिया तो इस साल के एक्सपेंस में नहीं दिखाना है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने अगले साल का एक्सपेंस ऑलरेडी पेड कर दिया, फिर भी हमें वो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाने हैं। ठीक है, ये होते हैं एक्रूवल अकाउंटिंग। उसके बाद अगर हमने कोई एक्सपेंस पेड नहीं किया, पेड करना बाकी है, उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है पेड नहीं किया फिर भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दिखा सकते हैं इसी साल, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है, पेड नहीं भी किया लेकिन वो इस साल का है तो इस साल के एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो एक्सपेंसेस कभी कभी हम एडवांस में पेड कर देते हैं, कभी कभी देना बाकी होता है, कभी लेना बाकी होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। साथ में ही एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है, एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कब तक चार्ज करना है, ईयर एंड कब होगा, इसके लिए पीरियोडिसिटी जरूरी है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। नॉर्मली 12 मंथ्स होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये पीरियोडिसिटी वाला पीरियड होता है। और पीरियोडिसिटी यूज क्यों किया जाता है, हमने अभी रीजन भी देखा। एक्रूवल सिस्टम यूज किया जाता है, आउटस्टैंडिंग सिस्टम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम रहा तो उसका काउंटिंग करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन सो डेप्रिसिएशन भी ईयर के एंड में चार्ज किया जाता है। तो ये सब चीजों के लिए हमें समझना चाहिए कि ईयर एंड एग्जैक्टली कब हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज फॉलोड। सो गाइस, आज का छोटा सा लेक्चर था, हम बड़े बड़े लेक्चर जल्दी लेंगे, लेकिन आज हमने क्या क्या देखा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में। एक तो देखा मनी मेजरमेंट, दूसरा देखा बिजनेस एंटिटी, थर्ड वन इज ड्यूअल कंसेप्ट एंड फोर्थ वन इज पीरियोडिसिटी। बस 4 कंसेप्ट देखे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन हाँ नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू KKCA, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।